तो आज जो नया टॉपिक है आपके लिए, आज की क्लास का पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, मैं पेन ज़रा चेंज कर लूँ, वाइट कलर से लिखूँ तो ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। फर्स्ट टॉपिक वो है बच्चों न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। प्यारे बच्चों, इस पे चर्चा काफ़ी हुई थी और आपको मैंने उस समय भी बताया था कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के बढ़ते हुए कद को देखते हुए हमें आवश्यकता होगी स्मॉल लॉन्च व्हीकल की। स्मॉल लॉन्च व्हीकल यानी छोटे लॉन्च व्हीकल की क्यों होगी बच्चों? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, इसके बिजनेस खूब सारे आ रहे हैं। दुनिया भर की कंट्री कह रही कि हमारा सैटेलाइट आप लॉन्च कर दो। प्यारे बच्चों, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अगर आप GSLV या PSLV यूज़ करते हो, जो कि जेनेरिक है यानी जो कि ओरिजिनल है, जो कि कहीं बड़े सैटेलाइट ले जाने के लिए सक्षम है, तो फिर ये तो बिजनेस हुआ नहीं। बिजनेस का मतलब होता है कि कम से कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाओ। इसीलिए प्यारे बच्चों स्मॉल लॉन्च व्हीकल के निर्माण की आवश्यकता दिखाई पड़ी। मार्च 2019 में NSIL शॉर्ट में इसको लिखते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, को बनाया गया। भारत सरकार का ये उपक्रम है, इसरो का ये कॉमर्शियल आर्म है। कॉमर्शियल आर्म याद रखिएगा, जैसे कि पहले अंतरिक्ष हुआ करता था, लाइक अंतरिक्ष। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको जानने चाहिए। लाइक अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या करता था बच्चों? हमारे जो प्रोडक्ट होते थे, इसरो के जो प्रोडक्ट होते थे, उसका प्रमोशन, उसको बेचने का कार्य, उसके बारे में बताने का कार्य, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने का कार्य कि हम ये कर रहे हैं, ये हमारा अच्छा है, आप लीजिए इसको। यही कारण है बच्चों, अंतरिक्ष के इसी एंडेवर से आज हमें दुनिया भर के जो देश हैं जो अपने आप में स्पेस रिसर्च में आगे हैं, वो भी हमें कहते हैं कि हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, जिसमें यूरोपियन यूनियन से लेके संयुक्त राज्य अमेरिका है। पूरी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, ये कद आज हमारे पास है तो क्यों है? उसका कारण ये है कि हम जो सैटेलाइट लॉन्च या स्पेस रिसर्च करते हैं वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कम से कम पैसों में हम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस को और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हमें स्मॉल सैटेलाइट्स की ज़रूरत हुई। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसीलिए बनाया गया। क्लियर हो गई बात? अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या करेगा, इसका काम क्या है, अगले पेज पे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। इसका काम है कि आप जो है, पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ, हिंदी में आप लिख सकते हैं छोटे प्रमोचन यानों का विकास। छोटे प्रमोचन यान, ये टेक्निकल वर्ड है, आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी लिखते हैं तो कोई गलत बात नहीं। छोटे प्रमोचन यान का विकास। कारण आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा क्या कारण हुआ भाई? हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा है नेशनल लेवल पे, यानी देश के अंदर प्राइवेट पार्टी जो हैं उनसे बातचीत करना और स्पेस रिसर्च में फंडिंग। दुनिया भर में प्यारे बच्चों प्राइवेट पार्टीज भी स्पेस रिसर्च में फंडिंग करती हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो USA में तो इलॉन मस्क की कंपनी है SpaceX, और आप SpaceX के बारे में जानते हैं। SpaceX नासा के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। वहाँ प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनरशिप का ये एक सुंदर रूप आप देख सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, जबकि भारत में भी इसकी पूरी संभावना है। यानी हम अपने स्पेस रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं यदि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को करें, हम बाकी फंडिंग को अरेंज करें और वो फंडिंग जो है हमारे यहाँ आए।
ठीक है, प्राइवेट पार्टीज को बनाएं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के विचारधारा को भी सम्मिलित करें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से क्या अभिप्राय है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए इसरो ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई और प्राइवेट पार्टी ने फंडिंग की, इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बना उनका शेयर इसरो के पास भी रहे, प्राइवेट पार्टीज के पास रहे, इसरो दैट मीन्स कंट्री के पास भी रहे और प्राइवेट पार्टीज भी आगे बढ़े। तो इसके लिए नेशनल लेवल पे बनाया गया। और तीसरी बात, कॉमर्शियलाइजेशन, व्यवसायीकरण किया गया। दुनिया भर के देश से हमारे जो वेरियस स्पेस प्रोडक्ट हैं, लॉन्चेस हैं, लॉन्च व्हीकल्स हैं, ट्रांसपॉन्डर्स हैं, सैटेलाइट सर्विसेज हैं, उसको दुनिया भर से हम क्या करें, एक डील करें और हम अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में प्रमोट करें। और ये एक स्पेस डिप्लोमेसी के रूप में, स्पेस डिप्लोमेसी, हमारी जो इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी है उसमें ये सहायक हो सके। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत भी मैंने आपको दक्षेश सैटेलाइट के बारे में बताया था, याद कीजिए, दक्षेश सैटेलाइट। उसके बाद मैंने बताया था IRNSS, और मैंने उसमें भी बताया था कि हम अपने नेबर कंट्री फर्स्ट को तरजीह देंगे, नेबर कंट्री फर्स्ट। पाकिस्तान को छोड़ के, चाइना को छोड़ के हम बाकी कंट्री को कहते हैं भाई हमारा IRNSS चल रहा है, हमारे नाविक से आप भी मदद लीजिए। तो ये क्या है बच्चों? स्पेस डिप्लोमेसी है। और जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसमें दक्षेश कंट्री के लिए स्पेशली छोड़ा गया है, समझ रहे हैं, रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए भी हम कहते हैं कि आप आइए। तो ये सारी चीज़ों को कॉमर्शियलाइज करने का, लोगों को बताने का कार्य NSIL या न्यू स्पेस इंडिया को दिया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा मज़ेदार, चूंकि आपको जानना चाहिए, वो है लॉन्च ऑफ PSLV C-48। PSLV C-48 का लॉन्च भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लॉन्च है, क्योंकि इसमें जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो सैटेलाइट था रीसेट 2BR1। ठीक है बच्चों, PSLV C-48। PSLV C-48 एक और महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि ये PSLV का 50वां लॉन्च था, 50th लॉन्च, गोल्डन लॉन्च ऑफ PSLV। ठीक है, और रीसेट 2BR1 जो सैटेलाइट है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है बच्चों, इसकी चर्चा की है हमने, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, खास बात इसकी ये है कि ये राडार इमेजिंग सैटेलाइट है, राडार इमेजिंग सैटेलाइट। और मैंने ये भी आपको बताया था कि राडार इमेजिंग सैटेलाइट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बाकी जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं वो अंधेरे में, रात में, क्लाउड, डेंस क्लाउड होने पे, घने बादल होने पे अथवा ख़राब मौसम में अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग नहीं कर पाते। ये राडार इमेजिंग सैटेलाइट क्या होते हैं? ये माइक्रोवेव चलित होते हैं, माइक्रोवेव आधारित होते हैं, इसलिए ये अर्थ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। क्लाउड, डेंस क्लाउड हो तब भी, घने बादल हो तब भी, डार्कनेस हो तब भी, यानी रात के समय में, और तीसरी बात नेचुरल डिज़ास्टर के समय में भी, मौसम बहुत ख़राब है उस समय भी आप जो है इनसे क्या कर सकते हैं, इनसे इमेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ PSLV C-48 इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने 9 माइक्रो सैटेलाइट, USA के भी 9 सैटेलाइट, याद रखिए, माइक्रो सैटेलाइट नहीं थे, कई सारे वो कस्टमर सैटेलाइट आप कर लें इसे, 9 कस्टमर सैटेलाइट को भी इसने लॉन्च किया था। और जिसमें जो कस्टमर थे वो थे जापान, इटली, इजराइल, USA। जापान, इटली, इजराइल, USA।
सारी चीज़ें आप नोट करते चलेंगे। 9 कस्टमर सैटेलाइट या इन्हें कंपेनियन सैटेलाइट भी कहा जाता है। ये PSLV C48 से लॉन्च हुआ था, 50वीं लॉन्च है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीसेट 2B R1 भी लॉन्च हुआ था, जो कि रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो पृथ्वी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट थी, अभी हम लोगों ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ा ना, तो ये जो 9 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, 9 सैटेलाइट्स, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की कॉमर्शियल एग्रीमेंट के तहत लॉन्च हुए थे, यानी इसको लॉन्च करने का हमें पैसा मिला था। तो आप इसको इसलिए भी याद करते हैं कि ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कॉमर्शियल एग्रीमेंट था। ये सारे पॉइंट्स नोट करिएगा, हो सकता है आपको फर्स्ट कॉमर्शियल फर्स्ट नहीं था, आई थिंक इट वाज नॉट अ फर्स्ट कॉमर्शियल एग्रीमेंट, कॉमर्शियल एग्रीमेंट था NSIL के द्वारा, जिससे ये 9 फॉरेन सैटेलाइट भी हमने लॉन्च किए PSLV C48 से रीसेट 2B R1, ठीक है बच्चों। और इसमें जो PSLV का वेरिएंट लगा था, याद रखिए मैंने आपको वेरिएंट्स बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। PSLV के वेरिएंट होते हैं, याद आया, PSLV जेनेरिक, PSLV कोरेलॉन CA, PSLV QL, है कि नहीं, और PSLV XL, ये सारे आपको मैंने बताए हैं प्यारे बच्चों। इसमें जो PSLV यूज़ हुआ था वो QL था, PSLV QL, ठीक है। आप पुरानी वीडियो देखिएगा, क्या डिटेल है PSLV QL का, CA का और XL का, आपको सारी बातें बताई जा चुकी हैं, ठीक है। रीसेट 2B R1 की बात कर लेते हैं थोड़ा। रीसेट 2B R1, आपको पता ही है कि रीसेट सीरीज के जो सैटेलाइट हैं वो माइक्रोवेव पे आधारित होते हैं, और ये सिंथेटिक अपर्चर राडार टेक्नोलॉजी से युक्त होते हैं, एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार टेक्नोलॉजी, रीसेट सीरीज के सारे सैटेलाइट। और आपको मैंने ये भी बताया था ये छोड़े कब गए, लॉन्च कब किए गए, 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके बाद हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करें, उसके लिए ऐसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ी जो रात में भी ऑब्जर्व कर सकें, क्योंकि आपको पता है वो किस तरफ से एंटर किए थे, जो आतंकवादी आए थे। तो हमारी समुद्री सीमा जो है काफ़ी वल्नरेबल थी, इसके लिए ज़रूरी था कि ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएं प्यारे बच्चों, जो कि रात के समय में भी सुरक्षा दे सकें, बॉर्डर सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। उसके लिए रीसेट सीरीज़ के सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, रीसेट सीरीज़ 1, रीसेट सीरीज़ 2। आपको पता है रीसेट सीरीज़ 2 का यूज़ सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ था। अब रीसेट सीरीज़ का ये चौथा सैटेलाइट था बच्चों, रीसेट 2B R1, जो कि 576 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। 576 किलोमीटर की कक्षा का मतलब है कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट होगा। मैं बीच बीच में ये सारे टर्म्स बोल दे रहा हूँ ताकि आप पुरानी चीज़ों को भी याद रखें। इसमें एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, SAR, दैट इज़ सिंथेटिक अपर्चर राडार। और ये जो सिंथेटिक अपर्चर राडार टेक्नोलॉजी है असल में इज़राइल की एक टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। इज़राइल की एक टेक्नोलॉजी है टेक्सार, उसका इंडिजिनाइजेशन है, ठीक है। टेक्सार उसका इंडिजिनाइजेशन है। रीसेट 2B R1 के बारे में बता रहा हूँ। इज़राइल की टेक्नोलॉजी टेक्सार, सिंथेटिक अपर्चर राडार, एक्स बैंड इसमें लगे हुए हैं, जिससे ये इसका रिजोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है बच्चों। कार्टोसैट 3 और रीसेट 2B R1 दोनों मिल करके, ध्यान दीजिएगा, कार्टोसैट इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। कार्टोसैट 3 ये भी चूंकि एक कैलेंडर ईयर का ही है, प्लस रीसेट 2B R1, इन दोनों सैटेलाइट के हो जाने से, आपको पता ही है कार्टोसैट 3 रिमोट सेंसिंग ये भी है, ये भी है, इन दोनों के हो जाने से प्यारे बच्चों जो हमारा मिलिट्री रिकॉनिसेंस है या जो मिलिट्री सर्विलेंस है वो बहुत ताकतवर हुआ है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री,
डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये काम तो करेगा ही करेगा। इन दोनों को मिला करके अगर देखें तो आज भारत के पास जो रिजोल्यूशन है, मतलब इनको आई इन द स्काई कहा जाता है रिजोल्यूशन इनका, यानी ये ऊपर से जो कुछ देख सकते हैं वो विश्व का सबसे अच्छा रिजोल्यूशन हमारे पास है। हम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं में पहचान कर सकते हैं अपनी सैटेलाइट से, जो कि यूएसए के वर्ल्ड व्यू 3 नाम का एक सैटेलाइट है, मैक्सर कंपनी है वहाँ की, वहाँ चूंकि प्राइवेट प्लेयर भी, मैक्सर का वर्ल्ड व्यू 3 जो है उससे अच्छा है। वर्ल्ड व्यू 3 31 सेंटीमीटर को देख सकता है, हम 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जस्ट इमेजिन हमारा बॉर्डर कितना सिक्योर हुआ, और वो भी नाइट के समय में भी, डेंस क्लाउड के समय में भी, और नेचुरल डिज़ास्टर के समय में, कोई साइक्लोन हो, कोई टॉरेंशियल रेनफॉल हो, तब भी हम इसको देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि PSLV C48 से संबंधित थी। आइए चलिए आगे बात करते हैं PSLV C48 के बाद जो अगला मिशन था इसरो का, जो इस कैलेंडर ईयर में आपको जानना चाहिए और आप जानते भी हैं और काफ़ी कुछ इस पर डिटेल भी किया गया था, वो था चंद्रयान 2। और मैंने आपको काफ़ी कुछ इस पर बताया था। GSLV Mark 3 से इसको लॉन्च किया गया था। प्यारे बच्चों, GSLV Mark 3 जब इसे लेकर के उड़ा था, आपको पता है GSLV Mark 3 क्रायोजेनिक इंजन है हमारा, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। सारी कहानी एक बार दोहरा लीजिएगा, किस तरह से हम लोगों ने रिसर्च किया और इंडिजिनस इंजन डेवलप किया। CE-20 इंजन जो इसमें लगाया गया था, और चंद्रयान की कहानी आपको सारी बातें मैंने बताई हैं। आपको ध्यान रखना है चंद्रयान में जो लैंडर था विक्रम और जो रोवर था प्रज्ञान, उनमें कौन कौन से ऑनबोर्ड फैसिलिटीज़ थीं, और हमारा चंद्रयान मिशन पूरी तरह से सफल नहीं था, असफल रहा। इसको पूरा मैंने क्लास में आपको बताया है, एक एक चीज़ बताई है, इसलिए उसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। एक बात मैं आपको क्लास में बताना भूल गया था, उसको आज यहाँ मैं बता देता हूँ बच्चों, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप पृथ्वी से चंद्रमा पे पहुंचना चाहते हैं, या पृथ्वी से आप बृहस्पति, जैसे जूनो मिशन है वो गया है, तो उसको कैसे भेजा जाता होगा, क्या करते हैं, उसमें एक मेथड होता है बच्चों, स्लिंग शॉट मेथड, जो कि मैं क्लास में मिस कर गया था। और बिना इसके आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस प्रकार से सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं और आकाश में कई करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। ये तो लाख में ही था, कई करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, जैसे कि ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। प्यारे बच्चों, स्लिंग शॉट आप जानते ही हैं, गुलेल क्या करती है, ऐसे 2 रबड़ लगे होते हैं, आप यूँ खींचते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो ये जो है काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक ऐसी स्थिति हमारे ग्रहों के बीच में भी उत्पन्न कराई जाती है। कैसे कराई जाती है इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको फिर मिटा दूं, स्लिंग शॉट मेथड या ग्रेविटेशनल शॉट मेथड इसको कहते हैं। जैसे ये सूरज है, ठीक है, ऐसे बनाने में ना समझ में आएगा, चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी से इधर पृथ्वी के चारों, ये अपनी कक्षा में मान लीजिए विनस है, ठीक है, जो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। ये सन है, मान लो सन, ठीक। यहाँ कहीं अर्थ भी घूम रही है, इधर कहीं अर्थ भी होगी या नहीं, ये अर्थ है जो सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहां बृहस्पति भी है, इसको भी इमेजिन कर लेते हैं, ये भी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है किसी न किसी कक्षा से।
ये बात समझ में आ गई। ये है सन, इसको अलग से बना देते हैं। स्लिंग शॉट मेथड हम लोग समझने वाले हैं। ये है अर्थ, ये मान लो विनस है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे आप कुछ भी भेजना चाह रहे हो बृहस्पति तक, तो अर्थ से बृहस्पति की दूरी यहाँ चूंकि आप मतलब पास दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा है, आसान नहीं होगा, तो अर्थ से सीधे आप बृहस्पति तक नहीं भेज पाते। यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया, ये अर्थ के को ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। ये ऑर्बिट करते करते जब मान लो अर्थ यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पे, तो भी ये ऑर्बिट कर रहा होगा, यहाँ कहीं ऑर्बिट कर रहा होगा पृथ्वी के चारों तरफ। जैसे ये शुक्र इसके पास से गुजरेगा, ये बहुत तेजी से शुक्र की ओर आकृष्ट होगा। मान लो यहां पे आ गया शुक्र, ये शुक्र की ग्रेविटी से खिंच जाएगा और बहुत तेजी से ये शुक्र की ओर चलने लगेगा, लेकिन शुक्र तो इससे खिंचेगा नहीं, वो तो अपने रास्ते पे चलता चला जाएगा। तो यहां तक उसके पीछे पीछे ये आता रहेगा। अचानक से यहां से जैसे ही शुक्र मुड़ता है, प्यारे बच्चों, इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इसको यहां से एक स्लिंग शॉट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि शुक्र के प्रभाव में, शुक्र के ग्रेविटी के प्रभाव में ये शुक्र से खींचता चला आया, लेकिन शुक्र तो रुकेगा नहीं, वो अपने ऑर्बिट पे चल रहा है। तो इसको उस स्पीड दे करके शुक्र आगे निकल जाएगा और ये वो स्पीड लेके फिर आगे की ओर सफ़र करने लगेगा, फिर ये आगे पहुंचेगा। अब ये पहुंचते पहुंचते जब बृहस्पति के ग्रेविटेशन में आएगा बच्चों, तो ये बृहस्पति की ओर तेजी से जाएगा, लेकिन तब तक बृहस्पति अपने पाथ पे मुड़ जाएगा और ये बृहस्पति के पास से इसे फिर से स्लिंग शॉट मिलेगा फर्दर जाने के लिए। और इसी मेथड से बच्चों, यही है स्लिंग शॉट, ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट मेथड, जिससे सैटेलाइट्स काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। अब जैसे चंद्रमा तक पहुंचना था, तो आपको मैंने वहाँ चित्र भी बना के आपको बताया था, कई सारे अर्थ की ऑर्बिट थी, फ्लोटिंग ऑर्बिट थी, ट्रांसफ़र ऑर्बिट थी, करते करते फिर जाके स्लिंग शॉट मिला है इसको भी, तब जाके ये चंद्रमा की ओर पहुंचा है। उसमें डिटेल में मैंने दिखाया था। तो ये स्लिंग शॉट याद रखिएगा, कभी भी आए तो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट क्या है? गुरुत्वीय स्लिंग शॉट, इसी नाम से जाना जाता है स्लिंग शॉट। वो यही है बच्चों कि भारी गुरुत्व के प्रभाव में चाल बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है, चूंकि गुरुत्व पिंड अपने ऑर्बिट पे घूम रहा होता है, उस बढ़े हुए चाल के वेग के कारण जो सैटेलाइट हैं वो और तेज़ी से आगे फेंक दिए जाते हैं। इसे ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट या गुरुत्वीय स्लिंग शॉट कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 2 मिशन हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा है और आपको पता है चंद्रयान 2 मिशन। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों युविका। युविका, युविका क्या है? यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले कहा था और हमेशा ये कहता हूं कि जब कभी आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को सस्टेन करना हो और लंबे समय तक उसे चलाना हो, तो आपको ज़रूरत होती है टीम की, क्योंकि हमारी और आपकी लिमिटेशन है। 70 से 80 साल का जीवन मिला है, जिसमें हम 40 इयर्स प्रोडक्टिव रहते हैं, बाकी समय तो आपको पता ही है, कुछ बचपन, कुछ पढ़ाई और कुछ बुढ़ापा। ठीक है, तो 70 से 80 साल में ही हमें एक बड़े अचीवमेंट को करना होता है। और मान लीजिए कहीं हम इसरो जैसे संस्थाओं में काम कर रहे हों, तो हमारी लिमिटेशन है, हम इतने समय ही काम कर पाएंगे, उसके बाद हमें जाना है। तो एक टीम होनी चाहिए जो अब इस कार्य को आगे ले चले। उस टीम को तैयार करना कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे हैं उनमें इसरो और अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित एक क्यूरियोसिटी जगे, एक जिज्ञासा जगे, उसके लिए वो पढ़ें और आगे बढ़ें और इसरो में आएँ और अनुसंधान करें।
इसको ध्यान में रखते हुए युविका चलाया गया है बच्चों, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसमें क्या किया गया है कि जो 10th प्लस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, उनके समर वैकेशन में उन्हें इसरो में, सेलेक्टेड स्टूडेंट को इसरो में बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, या यूं कह लीजिए वहाँ पे रह करके उन टेक्नोलॉजी को जिसको हम पढ़ते हैं किताबों में, बहुत पास से देखने का उन्हें अवसर मिलेगा, जिससे उनके अंदर एक जिज्ञासा का विकास हो, इस विज्ञान को पढ़ने की लालसा जगे और आने वाले समय में हमें एक से बढ़ के एक वैज्ञानिक मिले। ठीक है, युविका इसको मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा 2019 में। और स्पेस साइंस को बढ़ावा देने के लिए स्कूल चिल्ड्रन के अंदर एक जिज्ञासा जगाने के लिए इसको भारत सरकार ने शुरू किया इसरो के साथ। 3 स्टूडेंट हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और उनको इसरो में कैंपस में रहने का मौका मिलेगा। 9th स्टैंडर्ड जिन्होंने कवर किया है, 9th स्टैंडर्ड पास करके जो 10th में गए हैं, उनकी समर वैकेशन में ये मौका उन्हें मिलेगा और उनको जो है इसरो में रह करके पढ़ने का और टेक्नोलॉजी को पास से देखने का मौका मिलेगा बच्चों। तो ये आपके सामने युविका। इसके बाद है बच्चों बोरिसोव, अगला टॉपिक है बोरिसोव, 2L बोरिसोव। ठीक है, ये बच्चों एक्स्ट्रा सोलर बॉडी है, एक्स्ट्रा इंटरस्टीलर है ये, इंटरस्टीलर बॉडी। कहने का मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये बोरिसोव ऑब्जर्व किया गया था, एक पिंड है बच्चों, उसका नाम बोरिसोव रखा गया है। ये हमारे सोलर सिस्टम में दूसरी आकाश गंगाओं से खिंच करके चला आया था। तो ये इंटरस्टीलर है, 2 आकाश गंगाओं के बीच कहीं ये होगा, वहाँ से चला आया था और इसका नाम बोरिसोव रखा गया। ह्यूमन हिस्ट्री में ये सेकंड टाइम है जब कोई ऐसी बॉडी इंटरस्टीलर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में आई हो। ठीक है, सेकंड इंटरस्टीलर बॉडी जो हमारे सोलर सिस्टम में आई हो। और पहली जो इंटरस्टीलर बॉडी थी उसका नाम था, नाम बड़ा मजेदार है, ओम मुआ। ये पहला इंटरस्टीलर बॉडी था जिसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था अक्टूबर 2017 में। ठीक है बच्चों, ओमुआमुआ अक्टूबर 2017 में ये पहला इंटरस्टीलर बॉडी था जिसको ऑब्जर्व किया गया था। और इसके नाम में आप समझें 2I बोरिसोव, इसका मतलब ये है, 2 का मतलब है सेकंड इंटरस्टीलर ऑब्जेक्ट और I स्टैंड फॉर इंटरस्टीलर। इसका नामकरण जो हुआ है उसको क्यों 2I रखा गया, बोरिसोव 2I रखा गया है, इसके बारे में। ये एक कॉमेट था बच्चों, कॉमेट का मतलब ये एक पुच्छल तारा था जिसकी डायमीटर, जिसका व्यास 2 से लेके 16 किलोमीटर के बीच हो सकता है। 2 से 16 किलोमीटर के बीच हो सकता है इसका व्यास। ठीक है बच्चों,
इसका नाम है बोरिसोव। इससे पहले जो था वो ओ मुआ मुआ था, इसका नाम याद रखिएगा, ओ मुआ मुआ। ठीक है, ये बोरिसोव है। दूसरा है केमिकल कंपोजिशन। इसका अगर देखा जाए तो ये सोलर सिस्टम में जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, जो भी दूर के ग्रह अथवा उपग्रह हैं, उसके जैसे था। कहने का मतलब जो कंपोजिशन है बोरिसोव का, कंपोजिशन वो ठीक वैसा ही था जैसा हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के जो दूर के ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल, इसको सौरमंडल कहते हैं भाई, हिंदी में मैं भूल जाता हूँ, मैं इंग्लिश में ही बोलने लगता हूँ। सौरमंडल के जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, जो दूर के ग्रह हैं, दूर के ग्रह अथवा उपग्रह, अथवा उसको जैसे क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट में आपको बहुत सारे प्लैनेटेसिमल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जिनसे प्लैनेट्स का निर्माण हो सकता है। ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स मिलेंगे क्यूपर बेल्ट में, उनके जैसा इसका केमिकल कंपोजिशन या केमिकल ऑर्गेनाइजेशन था, रासायनिक संगठन इसका। ठीक है बच्चों, इसका रासायनिक संगठन किसके जैसा था? जो दूरस्थ ग्रह उपग्रह अथवा क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट कहाँ है बच्चों? आपको पता होगा, ट्रांस नेपच्यूनियन बेल्ट इसको कहते हैं, ट्रांस नेपच्यूनियन बेल्ट। नेपच्यून और यूरेनस के बीच में पूरा ये बेल्ट है, काफ़ी बृहद बेल्ट है, जहाँ पे प्लैनेटेसिमल्स मिलते हैं। और यहाँ से भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जब जूनो गया था तो इसने आरोकोथ या अल्टीमा थुले को ढूंढा था, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्यूपर बेल्ट में जिस प्रकार से प्लैनेटेसिमल्स हैं, वैसी केमिकल कंपोजिशन बोरिसोव के भी थे। तो इसका ये मतलब है बच्चों कि जो बिग बैंग थियरी है, अगर मान लीजिए ये बोरिसोव इंटरस्टीलर ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरी आकाशगंगा से आया है, और ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे आकाशगंगा में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उसके जैसा, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बाकी के इंटरस्टीलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका भी ओरिजिन सेम रहा होगा। इसका मतलब है बोरिसोव के मिलने से, अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें, इसकी स्टडी का सिग्निफिकेंस देखें, तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, जो निर्माण हुआ है पूरे ब्रह्मांड का, उसकी ओरिजिन एक जैसी है अथवा एक ही है। तो जो बिग बैंग थियरी कहती है कि एक बॉल फटा, एक महाविस्फोट हुआ, वो कहीं ना कहीं उसको सत्यापित करता हुआ आपको ये बोरिसोव भी नज़र आ रहा है। तो 2I बोरिसोव, इसका ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। जब चंद्रमा पे कोई क्रेटर अथवा कोई पहाड़ अथवा कोई जो मून मार्फोलॉजिकल फीचर मिलते हैं, तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है, कौन करता है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 2 था, उसका जो सरफेस मैपिंग कैमरा था, टेरेन मैपिंग कैमरा जो उसके ऑर्बिटर में लगा हुआ था, वो काम कर रहा था। उसने बहुत प्यारे प्यारे चित्र हमारे पास भेजे थे। तो हम ये कहें कि चंद्रयान 2 फेलियर मिशन था तो गलत होगा, पार्शियली सक्सेसफुल मिशन कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ उसने भेजा है। तो आइए चलिए अगला जो टॉपिक है, यहाँ से आपको प्रश्न मिल सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ लूनार फीचर, चंद्रमा पर मिले चंद्रमा पर मिले चंद्र आकारिकी के नामकरण की व्यवस्था।
भावनाओं को समझें, मैं थोड़ा सही टर्म नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। जो मून पे मार्फोलॉजिकल फीचर मिले हैं, जो मून के, चंद्रमा के ऊपर जो आकार मिले हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, कौन करता है, इसके बारे में जानकारी। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, 1973 में चंद्रमा पे एक क्रेटर था, उसका नाम भी विक्रम साराभाई के नाम पे किया गया था। तो चंद्रमा पे मिले जो भी आकारिकी हैं, उनके नामकरण की एक व्यवस्था है। उस नामकरण की व्यवस्था जो करते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के जिम्मेदारी है। तो पहली चीज़ आप जानें कि ये नामकरण करते कौन हैं, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक रिजोल्यूशन पास किया 1973 में, 1973 में, और इन्होंने कहा कि जो चंद्रमा पे फीचर्स मिलेंगे उनके नामकरण को हम एक नियम के हिसाब से फॉलो करेंगे। वहाँ जो भी नाम रखे जाते हैं वो एक नियम है, उसको आप ज़रा समझिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि इसमें अभी रिसेंटली चंद्रयान 2 का ये फाइंडिंग भी है जिस पे नामकरण हुए, उसको आगे मैं डिस्कस करूँगा। और ये नामकरण इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है 2020 में। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। इस रिजोल्यूशन के हिसाब से ये इंटरनेशनल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं IAU, कई जगह आप इसको देखे होंगे स्पेस रिसर्च में। इनका रिजोल्यूशन है, पहला रिजोल्यूशन है कि भाई अगर कोई क्रेटर या क्रेटर लाइक कुछ भी मिले, अगर क्रेटर मिले अथवा क्रेटर जैसा गड्ढा, तो उसके नामकरण की व्यवस्था ये देते हैं कि इनका नाम हमेशा जो इमिनेंट साइंटिस्ट हैं या एस्ट्रोनॉमर हैं उनके नाम पे होगा। तो इनका नाम लिख लीजिए, इनका नाम विश्व के विश्वविख्यात वैज्ञानिक अथवा एस्ट्रोनॉमर के नाम पर रखा जाएगा। पहली बात, एस्ट्रोनॉमर के नाम पे रखा जाएगा किसी क्रेटर अथवा क्रेटर जैसे गड्ढे का नामकरण। शर्त यह है पॉस्थ्यूमसली, यानी उनकी मृत्यु के बाद, यानी जीते जी अगर कहे कोई कि मेरे नाम पे वहाँ क्रेटर जो मिला उसका नाम रख दो, तो कहा जाएगा नहीं भाई ये नियम नहीं है, फिर आपको मरना पड़ेगा। तो आप कहोगे ठीक है, अच्छा रहने दो यार, अब जब देखेंगे बाद में देखा जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो पॉस्थ्यूमसली है इसको मैंने स्टार लगाया। यहाँ स्टेटमेंट के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके रिजोल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है और कहा जा सकता है पॉस्थ्यूमसली हटा के या जोड़ करके आपसे पूछ ले। तो क्रेटर अथवा क्रेटर जैसा गड्ढा, उसका नाम विश्वविख्यात वैज्ञानिक अथवा जो एस्ट्रोनॉमर हैं उनके नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई। सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑन मून सरफेसेस, पहली चीज। चलिए दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर वहां पे कोई माउंटेन हो, पर्वत श्रेणी हो, उनका नामकरण जो होगा, इनका नॉमेनक्लेचर, वो धरती पर स्थित, पृथ्वी पर स्थित, सही शब्द लिखें, पृथ्वी पर स्थित पर्वतमाला, पर्वतमालाओं के नाम पर रखा जाएगा। जैग्रोस, हिमालय,
रॉकी, एंडीज, एप्लेशियन, ये जो पर्वतमालाएं हैं उनके नाम पे, अगर वहाँ कोई माउंटेन मिलता है तो उनके नाम पे जो है, अर्थ पे जो भी माउंटेन है उनके नाम पे रखा जाएगा। या अगर वहाँ पे माउंटेन के अलावा और भी कुछ ऐसा मिलता, जो माउंटेन और क्रेटर यही दो मिले हैं, तो इसी के लिए नाम रखा गया। और तीसरा मिला है एक्सटेंसिव डार्क सरफेस, एक्सटेंसिव डार्क सरफेस। ऐसे सतह मिले हैं जो टोटल डार्क होते हैं। और आपको पता भी है कि 54% आप चंद्रमा के भाग को सिर्फ देख पाते हो। आप 54% चंद्रमा देख के ही इतने खुश रहते हो, पूरा देखते तो पता नहीं क्या होता। तो बाकी के जो 46% चंद्रमा है, दैट इज एक्सटेंसिव डार्क। वहाँ पे अगर आपके कभी सैटेलाइट चले गए या कहीं वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिली, तो उस सरफेस का नाम मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन से कोरिलेट किया जाएगा। मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन। ठीक है बच्चों, मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन से मतलब इंसान के मानसिक अवस्थाओं के जो नाम होते हैं, पागलपन, दीवानापन इंग्लिश में जो होते हैं, उनके आधार पे उनका नामकरण होगा। तो गिव नेम दैट करस्पॉन्ड टू द मेंटल स्टेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये नामकरण की पद्धति है जो कौन डिसाइड करता है बच्चों? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, नामकरण की पद्धति हो गई। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में इसलिए आया बच्चों क्योंकि हमारा जो चंद्रयान था, चंद्रयान 2, उसका जो ऑर्बिटर था उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, टेरेन मैपिंग कैमरा। और इस टेरेन मैपिंग कैमरे ने कई सारी फोटो भेजी हैं और उसमें से क्या हुआ है कि 4 क्रेटर भी दिखाई पड़ रहे हैं। 4 क्रेटर्स, 4 क्रेटर दिखाई पड़ रहे हैं। इन चारों क्रेटर का नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है बच्चों सोमरफील्ड, नाम रखा गया है सोमरफील्ड। सोमरफील्ड जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, ही इज अ जर्मन। दूसरा नाम रखा गया है किर्कवुड, किर्कवुड। ये चंद्रयान 2 के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। चंद्रयान 2 के टेरेन मैपिंग कैमरे से ये मिला है। किर्कवुड थे यूएसए के एस्ट्रोनॉमर। ठीक है बच्चों, अगले एस्ट्रोनॉमर है हर्माइट। हर्माइट थे फ्रांस के एस्ट्रोनॉमर थे या साइंटिस्ट थे। और चौथा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम रखा गया है मित्र। मित्र नाम से ही पता है ये इंडियन थे और इन्होंने काफी काम यूएसए में किया है। अब ये मित्र हैं कौन? प्यारे बच्चों, मित्र बंगाल में जन्मे थे और फिजिसिस्ट थे। 1890 में इनका जन्म हुआ था और ये जो है पद्म भूषण विनर भी हैं। ध्यान रखिएगा, ये मित्र जो हैं ये बंगाल में पैदा हुए थे। मित्रा, he was born in Bengal in the year 1890 और इनकी मृत्यु 1963 में होती है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया होता है। ये फिजिसिस्ट हैं, भौतिक शास्त्री। भौतिक शास्त्री हैं जिसने भौतिकी में कई सारे पेपर्स लिखे हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, एक चंद्रमा का नाम हमारे भारतीय भौतिक शास्त्री के नाम पे, चंद्रमा के क्रेटर का नाम भारतीय भौतिक शास्त्री के रूप में हुआ है। यार इन तीनों का भी भारतीयों के नाम पे ही रखना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कुछ डिस्क्रिमिनेशंस होते रहते हैं।
तो ये आपके लिए प्यारे बच्चों इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। इस तरह के और भी बैटरीज़ हैं जिसमें मैं स्पेस, हेल्थ और जो भी नई टेक्नोलॉजी हैं न्यूज़ में हैं उसको कवर करूँगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में आपसे कुछ और नई बातों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।